होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। सीबीसी है ना, मैंने आज का जो क्लास है वो सीबीसी ईएसआर पे रखा है। कल की हमारी क्लास एनीमिया टाइपिंग पे होगी। ठीक है भाई। तो मैंने इसको मतलब एक जो थ्योरी की जो क्लास थी उसको मैंने 2 टॉपिक एक साथ कर दिए थे, लेकिन एमसीक्यू की क्लास में दोनों टॉपिक को मैंने अलग अलग कर दिया है। आज की क्लास अपनी सीबीसी की है और कल की क्लास अपनी एनीमिया टाइपिंग की होगी ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सके तो ज्यादा अच्छा है। तो सीबीसी में अपन ने काफी कुछ टेस्ट पढ़े हैं भाई, काफी कुछ अपन ने नॉर्मल रेंज पढ़ी है। उनमें से एक नॉर्मल रेंज थी कि पीसीबी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में सही वाला जो आंसर था वो हमारा तीसरा नंबर का आंसर बिल्कुल सही था। 36 से लेकर 46%, 36 से लेकर 46 ग्राम परसेंट जो होता है वो पीसीबी एक नॉर्मल एडल्ट में होता है। ठीक है। याद करने के लिए बड़ा सिंपल है। जब अपन ब्लड के बारे में एनाटॉमी में अपन ने जब ब्लड के बारे में पढ़ा था तो अपन ने एक सिंपल सा पॉइंट पढ़ा था कि 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, 45% करीब सेल होती है। तो 45% को ही आप अगर रेंज में कन्वर्ट करोगे तो 36 से लेके 46 हो सकता है। तो थोड़ा सा कम रेंज क्यों गया, क्योंकि फीमेल में थोड़ी सी कम रेंज होती है। तो 36 से लेकर 46 पीसीबी जो होगा वो 36 से 46 ग्राम परसेंट के आसपास होगा। ठीक है भाई। ये अपन ने कल सीबीसी की पूरी नॉर्मल रेंज अपन ने डिस्कस की थी, है ना। तो ये नॉर्मल रेंज से मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, लेकिन सारे के सारे नॉर्मल रेंज आपको याद होना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पूछ लिए एग्जाम में ये पक्का नहीं है भाई। कभी कभी हीमोग्लोबिन का भी कई बार आ चुका है, आरबीसी का आ चुका है, एमसीबी, एमसीएच, एमसीसी, ये बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीबीसी की पूरी नॉर्मल रेंज आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। 50 में से 33 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था पहले क्वेश्चन का। कुछ लोग ही कंफ्यूज हुए थे, जो लोग 32 से 36 में चले गए थे। तो जो लोग कंफ्यूज हुए थे 32 से 36, तो 36 जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा भाई। सेल्स कम से कम 45% अपनी बॉडी में होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गए अपन। परसेंट और ग्राम परसेंट, बिल्कुल अभी तो एक्सप्लेन किया सचिन मैंने। पीसीबी देखो एक्सप्लेन में क्या है, नॉर्मल रेंज में एक्सप्लेन वाली ज्यादा बात ही नहीं है। ये अपना है ना, हालांकि वो परसेंट ही होना चाहिए उसका, सही है वो परसेंट ही होता है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, ग्राम परसेंट ना होकर उसको परसेंट ही होना चाहिए था। देखो नॉर्मल रेंज में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है समझने वाली, है ना। वो तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। नॉर्मल रेंज आपको सारी याद करना पड़ेगी। समझने वाली जो चीजें हैं वो अपन ने डिस्कस की हैं। जैसे कि अपन ने समझा था कि मेल का हीमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल का कम होता है। इन्फेंट जो होते हैं उनका और ज्यादा होता है ना। तो ये चीजें हैं जो समझने वाली हैं। बाकी नॉर्मल वैल्यू में आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, है ना। इसमें अपन बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी की पूरी इसी से ही, इसी टेबल में क्या क्या चीजें हैं वो सारी अपनी क्वेश्चन में आएंगी सचिन। ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स काउंट इज ऑब्जर्व इन। थोड़ा लेट हुए थे सचिन तो आप रिकॉर्डेड क्लास ले लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लेट हुए तो वो उसको रिपीट करेंगे। आरबीसी काउंट अगर इंक्रीज होता है तो किस कंडीशन में इंक्रीज होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। सीबीसी की वैल्यू कौन सी कंडीशन में बढ़ रही है, कौन सी कंडीशन में कम हो रही है ना। जितनी भी वैल्यू है जैसे हीमोग्लोबिन है, एमसीबी, एमसीएस, ये सारी की सारी वैल्यू का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इंटरप्रिटेशन, सीबीसी का इंटरप्रिटेशन। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर। सीबीसी के टॉपिक में दो चीजें हैं। पहली चीज नॉर्मल वैल्यू, दूसरा है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मैंने नोट्स में नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला नोट्स में? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा रटने वाला नहीं है। अपन एमसीक्यू क्लास जो आज की हमारी क्लास में उसमें अपन डिस्कस करेंगे तो आपके 100% दिमाग में बैठ जाएगा। और कोई जैसे एक बीमारी की बात करें तो एक बीमारी में हीमोग्लोबिन, एमसीएच, एमसीएससी, कई जो चीजें होंगी वो एक साथ कम होती हैं, कई चीजें एक साथ बढ़ती हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, आरबीसी काउंट किस कंडीशन में बढ़ेगा? आरबीसी काउंट भाई यहाँ पे ऑप्शन दिए थे प्रेगनेंसी, एनीमिया। तो प्रेगनेंसी और एनीमिया की कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी जो होती है वो कम हो जाती है ना।
प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और एनीमिया की टाइपिंग में भी। मैंने क्या बोला भाई, ये चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है, जैसे आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। ऐसा ऐसा हर बार नहीं होगा कि आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। लेकिन अगर मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आरबीसी एक तरह से क्या है, हमारी बोतल है, एक अपन डब्बा मान लो, उस डब्बे के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है ना। तो ऐसा हो सकता है कि डब्बा तो सफिशियंट मात्रा में हो, लेकिन उनके अंदर की जो चीज है वो कम मात्रा में हो, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि आरबीसी की वैल्यू नॉर्मल हो, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो। आरबीसी की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो किस कंडीशन में, प्रेगनेंसी और एनीमिया, ये दो कंडीशन तो ऐसी है जिनमें आरबीसी की वैल्यू कम होती है। ज्यादा कब होगी भाई, ज्यादा जब होगी जब प्लाज्मा का जो परसेंटेज होगा वो कम होगा, है ना। जैसे अपन ने एनाटॉमी के टाइम पे अपन ने पढ़ा था, प्लाज्मा 55% होता है। अब कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें प्लाज्मा का परसेंटेज कम हो जाए, अपने ब्लड में पानी का लेवल कम हो जाए, अगर पानी का लेवल कम होगा तो सेल्स का परसेंटेज जो होगा वो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। सेल्स का जो काउंटिंग होगी ना, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, सबका काउंटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में होती है तो अपन उनको ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, आरबीसी आरबीसी की काउंटिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये अब चौथे वाला जो ऑप्शन लिखा है, बर्न, अगर कोई आग से जल गया है या फिर कोलेरा, किसी को दस्त लग गए हैं, दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिनमें क्या होगा, अपने ब्लड में पानी का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। जब पानी का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमारी जो सेल्स होंगी उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो बर्न और कोलेरा, अगर कोई जल गया है आग से बहुत ज्यादा, तब उसका आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। कोलेरा की कंडीशन में क्या होगा, उसको दस्त लग जाते हैं तो उसका पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आरबीसी का काउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोगों की रिस्पॉन्स की बात करूं, 50 में से 31 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए थे वो बोथ ए बी लिख दिया। भाई क्यों कंफ्यूज हुए, 12 लोगों ने कहा कि सर प्रेगनेंसी और एनीमिया दोनों में आरबीसी बढ़ेगी। एनीमिया में तो हीमोग्लोबिन कम होता है ना भाई, हीमोग्लोबिन कम होता है, उसी को तो अपन एनीमिया बोलते हैं। तो आरबीसी बढ़ेगी उसमें तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, अगर आरबीसी बढ़ी तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो एनीमिया में तो जस्ट अपोजिट हो रहा है ना हमारा, प्रेगनेंसी और एनीमिया दोनों में जस्ट अपोजिट हो रहा है। आरबीसी जो है इनमें दोनों में कम होती है, बर्न और कोलेरा इनमें आरबीसी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम, ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है और बड़ी प्रेगनेंसी में डब्ल्यूबीसी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, जितेंद्र, बिल्कुल। 1 पिकोग्राम, अगर अपन गूगल पे सर्च करें या बुक में भी अपन देखें तो हर जगह पर यही है कि 1 पिकोग्राम जो होता है वो 10 से 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। लेकिन लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है कि भाई अपन ने जब एमसीएच की वैल्यू पढ़ी तो एमसीएच में अपन ने पढ़ा था कि भाई 29 पिकोग्राम, एक आरबीसी के अंदर जितना हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है अपन ना, 29 पिकोग्राम। अगर 29 पिकोग्राम को अगर अपन ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो तो फिर 290 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा। तो इतना वैल्यू हो नहीं सकता कि एक आरबीसी के अंदर 290 ग्राम हो, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने बुक में भी चेक किया है, गूगल पे भी चेक किया, तो उसका वैल्यू यही है। बाकी क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे बताना। वैल्यू हर जगह पे यही है, बुक में भी विकिपीडिया में 1 पिकोग्राम जो होता है वो 10 से 12 ग्राम के बराबर होता है, 1 पिकोग्राम, ठीक है। चलो आप लोगों का रिस्पॉन्स में आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, 32 लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। बाकी ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो 100 ग्राम पे। थोड़ा आप याद रखना 1 पिकोग्राम 10 से 12 ग्राम के बराबर होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। द कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट इंक्रीज, इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। जब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे क्रीज शब्द आ गए थे हिंदी में, क्रीज। तो वो क्रीज नहीं है, वो एक्चुअली इंक्रीज है ना। तो हिंदी गूगल ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक किया था। इंक्रीज मतलब बढ़ना, है ना। एक बात और मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी बात को, एग्जाम भी जब आप लेने जाते हैं, है ना, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन हो और ऑप्शन हो, दोनों की इंग्लिश भी रहती है और हिंदी भी रहती है ना। हालांकि एमसीक्यू की क्लास में मैं ऑप्शन में हिंदी नहीं डालता,
लेकिन आप लोगों से एक चीज जरूर आपको एडवाइस करता हूं कि जब आप एग्जाम देते हैं तो पहले आप फोकस करा करो इंग्लिश के क्वेश्चन पर। इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब आप हिंदी का क्वेश्चन पे जाया करो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे व्यापम का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, उनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो गूगल से ही ट्रांसलेट होकर उसको हिंदी बनाते हैं। तो कई बार गूगल ट्रांसलेट जब उसको करता है तो वो थोड़ी वो टाइपिंग मिस्टेक कर देता है। ठीक है, आप खुद भी करके देखना, गूगल से कोई एक सेंटेंस है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना, तो वो कई बार उसमें मिस्टेक आ जाती है। तो एग्जामिनर ने अगर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है तो वो कोई दिक्कत नहीं। कई बार एग्जामिनर से माइंड से निकल जाए तो उससे डिफरेंस आ जाता है ना। तो हिंदी के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें कई बार मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आप देखना कुछ रूल से रेगुलेशन जो रहते हैं, उनमें रूल रेगुलेशन में एक पॉइंट हमेशा रहता है। क्या रहता है पॉइंट? कि भाई आपके पास दोनों ऑप्शन है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन जब भी कोई कंफ्यूजन होगी, जब भी किसी तरह की कोई डाउट होगा, तो उसमें इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। व्यापम भी आप एग्जाम दोगे या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम दोगे, उसमें ये लाइन पहले से ही मेंशन रहती है, क्योंकि उनको मालूम है भाई हम गूगल से ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ में इसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हालांकि मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर से। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। आरबीसी जो होती है जब बढ़ेगी तो वो किस कंडीशन में बढ़ेगी, ये हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन देखो आप, ल्यूकेमिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और पॉलीसाइथेमिया। ये चार ऑप्शन थे भाई आपके सामने। आरबीसी बढ़ती है तो पहली चीज तो ये, एनीमिया की कंडीशन में तो आरबीसी कम हो जाएंगी। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं अपन ने डिस्कस किया है, जब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उस कंडीशन को अपन ल्यूकेमिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट काउंट का कम होना, प्लेटलेट जब कम हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, है ना। ये कुछ मेडिकल टर्म है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब प्लेटलेट कम होना, एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन कम होना। ल्यूकेमिया लेकिन अपोजिट है, ल्यूकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी का बढ़ा हुआ होना। ठीक है, तो अगर आरबीसी बढ़ती है तो इस कंडीशन को अपन पॉलीसाइथेमिया कहते हैं ना। ये वर्ड पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है भाई? या तो आरबीसी काउंट होती है जो बढ़ जाती है, या अपन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों बिल्कुल कोरिलेट करते हैं अपन। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उस कंडीशन को भी अपन पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। आरबीसी बढ़ती है तब भी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, है ना। तो ये कंडीशन किसमें होगा भाई? हमारा पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में आरबीसी काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पॉलीसाइथेमिया में दोनों नहीं बढ़ते हैं आरबी रमेश पटेल, ल्यूकेमिया में सिर्फ डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे। पॉलीसाइथेमिया का मतलब उसमें आरबीसी काउंट जो होंगे वो बढ़ेंगे। तो चौथा वाला जो आंसर है वो इसमें बिल्कुल सही था। आप लोगों की बात करूं रिस्पॉन्स की, तो 32 लोगों ने इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया। मतलब करीब 10-15 लोग हर एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं, कभी इसमें कभी उसमें। ठीक है भाई, चलो तो चौथा आंसर जो था बिल्कुल सही आंसर था। बिल्कुल देखो सिंपल टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है, और इस बेसिक टॉपिक में भी अगर सिर्फ 32 लोग ही सही आंसर दे पा रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, तो मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा अभी पढ़ने की जरूरत है। सीबीसी तो बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने डाले थे ये मैंने ज्यादा डीप क्वेश्चन डाले ही नहीं, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन डाले थे कि कौन सी कंडीशन में बढ़ता है, कौन सी कंडीशन में कम होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट बढ़ती है तो उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं रमेश पटेल, है ना। प्लेटलेट कम होती तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बढ़ती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट बर्थ आरबीसी काउंट इज, बर्थ के टाइम पर, है ना, डिलीवरी के टाइम पर जो बच्चा होगा उसका आरबीसी काउंट कितना होगा ना। अपन ने नॉर्मल वैल्यू बहुत सारी डिस्कस की है, और नॉर्मल वैल्यू के टाइम पर अपन ने एक चीज डिस्कस की है भाई, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनके आरबीसी काउंट बहुत बड़े होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, आरबीसी ज्यादा होंगी इसलिए। आ, हाँ देखो ब्रजेश ने वैसे बहुत अच्छी बात की है, ब्रजेश ने जिसमें सिस लगा रहता है उसका मतलब इंक्रीज है, जिसमें पीनिया लिखा है उसका मतलब कम है। दो वर्ड आप हमेशा कोरिलेट करो, सिस मतलब बढ़ा हुआ है, और जैसे थ्रोम्बोसाइटोसिस, है ना, तो थ्रोम्बोसाइट मतलब बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट बढ़ा हुआ है। पीनिया शब्द लगा है मतलब
कम है उसकी वैल्यू, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का लेवल कम है। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो कम है। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो बड़ा है ना। इसी तरह से इरिथ्रोसाइट के लिए भी ये बात लागू होती है। इरिथ्रोसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी कम, इरिथ्रोसाइटोसिस मतलब आरबीसी काउंट ज्यादा। यहाँ पर लिखा है बर्थ के टाइम पे आरबीसी काउंट कितना होता है। भाई न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी काउंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। न्यूबॉर्न बेबी में अपन ने न्यूबॉर्न बेबी के टाइम पे पढ़ा है भाई, है ना। यहाँ पर आप वैल्यू देखो, वैल्यू में एडल्ट में जो वैल्यू होती है वो 3 से 4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है ना। हालांकि अपन ने नॉर्मल वैल्यू जो पढ़े हैं वो 6 से 8 के आसपास मिलियन पर क्यूबिक एमएम पढ़े हैं, है ना। राजुल कॉन्सेप्ट ने लिखा भी है। लेकिन मैंने एक बात बोली थी भाई, आप देखो कि अपन ने जो पढ़ा है उस वैल्यू के सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही बर्थ होता है उस टाइम पे आरबीसी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो बर्थ के तुरंत बाद ही आरबीसी के काउंट जो होता है वो कम होने लगता है। अपन ने जो वैल्यू पढ़ी है वो न्यूबॉर्न बेबी की पढ़ी है। न्यूबॉर्न बेबी और बर्थ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही डिलीवरी होगी उस टाइम पर आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी आरबीसी काउंट जो होते हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी अपन किसको बोलते हैं, जो 1 2 3 4 साल, 1 2 साल नहीं सॉरी दिन, 1 2 3 दिन का रहता है उसको अपन न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं, जो उसका अभी अभी डिलीवरी हुई है। लेकिन बिल्कुल ही डिलीवरी तुरंत बाद की अगर बात करें, तुरंत बाद के टाइम पे अगर आरबीसी काउंट अगर किसी बच्चे का करें तो उस टाइम पे उसकी आरबीसी जो होगी वो 7 मिलियन से भी ज्यादा होती है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। आपको क्या करना है भाई, नॉर्मल वैल्यू अपन ने जो याद करी है ना, उससे बिल्कुल लगी हुई वैल्यू क्या देखो आप यहाँ पर, है ना। लगी हुई वैल्यू बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। 7 से जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी होता है एट बर्थ जो होता है वो 7 मिलियन से ज्यादा होता है उनका आरबीसी काउंट। ठीक है, चलो आप लोगों की बात करूं इसमें, आप लोगों के रिस्पॉन्स की ना। वैसे 9 लोगों ने चौथा आंसर दिया था, लेकिन 28 लोगों का दूसरा आंसर था। तो मैं 28 लोगों को भी बिल्कुल करेक्ट आंसर की कैटेगरी में बोलूंगा भाई। 6 से 7 मिलियन भी इसमें हो सकता है ना। जिस बुक से ये लिया गया क्वेश्चन उसमें 7 से ज्यादा था, तो यहाँ पे 7 आंसर है। बाकी ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो सकता था। एग्जाम में इतने ज्यादा बिल्कुल पास पास वैल्यू कभी नहीं आती है ना, तो हो सकता है ये 6 7 की जगह थोड़ा सा कम वैल्यू होती तो आंसर नहीं होता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 6 से 7 को भी मैं आपके जैसे 28 लोगों ने 6 से 7 वैल्यू दिया है उसको भी मैं आपके करेक्ट वैल्यू में ही इंक्लूड करूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ गया मैं। इन विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज लो। कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है उसमें पीसीबी जो होता है वो कम हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो आप, प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न, बेड रेस्ट या ऑल ऑफ द। देखो दो तीन जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। एक अपन ने आरबीसी देखा, आरबीसी से ही कोरिलेट करता है अपना हीमोग्लोबिन, उसी से ही कोरिलेट करता है हमारा पीसीबी। क्यों भाई, जिसका आरबीसी जितना ज्यादा होगा पीसीबी भी उतना ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन से भी ये कोरिलेट करता है, जिसका हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होता है उसका पीसीबी भी उतना ज्यादा ही होगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन जिस कंडीशन में कम होगा उस कंडीशन में पीसीबी भी कम होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखो आप, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में तो हीमोग्लोबिन कम होता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी, यहाँ पर यही पूछा था कि किस कंडीशन में पीसीबी कम होता है, तो मतलब प्रेगनेंसी में कम हो सकता है। लेकिन बाकी के ऑप्शन देखो आप, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी में पीसीबी कम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में तो आरबीसी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, आरबीसी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं मतलब पीसीबी भी उनका ज्यादा होगा। बेड रेस्ट में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पीसीबी अगर कम की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसमें पीसीबी जो होगा वो कम होगा। आप लोगों की रिस्पॉन्स की बात करें तो आप लोगों ने भी 23 लोगों ने, देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, 25 लोगों ने ऑल ऑफ द आंसर दे दिया, ऑल वाला आंसर। ज्यादातर लोग 25 लोगों ने ऑल का आंसर दे दिया। क्यों दे दिया भाई, पीसीबी अगर कम है इसका मतलब आरबीसी भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में तो कभी आरबीसी कम नहीं होती, उनमें तो कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं होता। अगर एक ऑप्शन भी आपको ऐसा लग रहा है जो अलग हटके है, आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब आल वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी तो अलग हट गया, बेड रेस्ट में चलो बेड रेस्ट ऐसा
वर्ड है जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी तो बिल्कुल ही अलग हटके था। न्यूबॉर्न बेबी में तो आरबीसी हमारी बढ़ती है, आरबीसी बढ़ती है मतलब पीसीबी भी बढ़ेगा, उस कंडीशन में पीसीबी कम नहीं हो सकता। तो चौथा आंसर तो हमारा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए भाई, इतने सिंपल टॉपिक में भी कितने सारे लोग कंफ्यूज हुए है ना, नहीं होना चाहिए था। बेड रेस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भवर, बेड रेस्ट में पीसीबी की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ये तो देखो क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे वर्ड डाल दिए जाते हैं, तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होना है मैं आपको। अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इंक्रीज एमसीवी का मतलब क्या है? एमसीवी जब बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? एमसीवी, इसके बारे में क्या डिस्कस किया भाई अपन ने? एमसीवी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है कि एमसीवी जो होता है वो अपने आरबीसी के साइज को इंडिकेट करता है। आरबीसी का साइज जितना ज्यादा होगा एमसीबी भी उतना ज्यादा होगा। एमसीबी जितना कम होगा उसका मतलब आरबीसी का साइज जो है वो छोटा है ना। तो एमसीबी अगर बड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? एमसीबी बड़ा है, तो एमसीबी बड़ा है मतलब आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा है। अब आरबीसी का साइज बढ़ेगा तो किस कंडीशन में बढ़ता है? अपन ने पढ़ा है एनीमिया का, अपन ने टाइपिंग पढ़े थे है ना, उनमें अपन ने क्या पढ़ा था भाई? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो पहला वाला जो ऑप्शन लिखा था है ना, इस ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें आरबीसी का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। बाकी के ऑप्शन देखो आप, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, स्पेरोसाइटिस। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा? आरबीसी जो होगी वो छोटे साइज की हो जाती है, इसमें बढ़ेंगी नहीं। इसमें आरबीसी कैसी होंगी? छोटे साइज की होंगी। एप्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का काउंटिंग कम हो जाता है। और स्पेरोसाइटोसिस तो फिर एक अलग वर्ड है, उसमें आरबीसी कैसी होंगी? उनका साइज छोटा नहीं होगा बल्कि वो गेंदे जैसी हो जाएंगी, गोल हो जाएंगी। उनमें बाइकॉन कैप जो शेप था वो खत्म हो जाता है स्पेरोसाइटोसिस में, ठीक है। तो सातवें वाले का जो आंसर था वो हमारा पहला आंसर था, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही भी दिया था, 32 लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। भाई बहुत सारे लोग इसमें टॉपिक में कंफ्यूज हुए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मैनुअली, एक दो लोगों की आवाज आ रही, मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ। दूसरा एक चीज और है भाई, स्टूडेंट में आज एक दो स्टूडेंट हैं जो नए नाम से आए हैं। जैसे कि मैंने देखे थे यहाँ पर, एक तो आईफोन नाम से है और दूसरा एक रियलमी है ना। तो जो रियलमी कौन है भाई, आप अपना नाम लिख देना, और आईफोन कौन है वो भी आप मैसेज में मुझे नाम लिख देना, ताकि मुझे मालूम चल सके कौन स्टूडेंट है। चलो क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। मैनुअली एमसीबी, एमसीबी अगर अपन को मैनुअली करना है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में लिखा है कि कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर से तो अपन सिर्फ हीमोग्लोबिन करते हैं है ना। एमसीबी, एमसीएच, ये सब जो रहते हैं वो अपनी काय के लिए रहते हैं, ये तो अपने कैलकुलेटिव वैल्यू रहती है ना। एमसीबी, एमसीएच अपन ने पढ़ा है। मैनुअली अगर अपन एमसीबी कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है भाई है ना। अपन ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा। मैंने याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए आपको बताया था भाई, इसमें भी लगा है। भी मतलब इस वाली वैल्यू में पीसीबी ऊपर होगा और आरबीसी नीचे होगा, ये मैंने बताया था। एमसीएच की वैल्यू में मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था भाई, इसमें एमसीएच लगा है मतलब हीमोग्लोबिन जो होगा उसमें ऊपर होगा, नीचे जो होगा उसका आरबीसी होगा। मतलब एमसीबी का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या फॉर्मूला है भाई? उसमें दो चीजें आएंगी हमारी, आरबीसी आएंगी और पीसीबी आएगी है ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है भाई हमारा? पीसीबी अपॉन आरबीसी मल्टीप्लाई 10 है ना। पीसीबी में अपन आरबीसी का भाग देते हैं, उसके बाद अपन 10 से गुणा कर देते हैं है ना। तो वो जो वैल्यू है वो अपनी एमसीबी की वैल्यू निकल आती है। तो किस किस से कैलकुलेट करते हैं अपन? पीसीबी से और आरबीसी से अपन कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों की रिस्पांस की बात करूं तो इसमें भी 32 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जितने भी क्वेश्चन में देख रहा हूं लगभग 32 लोग सही आंसर दे रहे हैं, 32 से 35 के आसपास। बाकी बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई। देखो ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए, 15 लोगों ने ये आंसर दिया तीसरे नंबर का, कि पीसीबी और एचबी दो की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं भाई हमारे। भाई इनके मतलब अगर आपको मालूम होगा तो भी आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। एमसीएच का मतलब क्या होता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है
तो उसमें अपन को हीमोग्लोबिन तो फॉर्मूला में डालना ही डालना पड़ेगा, तभी तो अपने को मालूम चलेगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है ना। एमसीबी तो अपन को साइज के बारे में बताता है कि आरबीसी का साइज कितना है, तो साइज के लिए तो अपन को हीमोग्लोबिन से कोई मतलब नहीं। हीमोग्लोबिन है ना, अपन को तो डब्बे से मतलब है कि डब्बा छोटा है कि बड़ा है, बोतल से मतलब है ना, बोतल क्या है आरबीसी। अब उसके अंदर पानी कितना है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं है अपना एमसीबी में, है ना। अपनी जो वैल्यू निकलेंगी वो पीसीबी और आरबीसी, ये दो वैल्यू से ही अपन एमसीबी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए इसमें भाई, आप लोगों को इतने छोटे टॉपिक में, इतने बेसिक टॉपिक में इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीवी, एमसीवी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है ना। नॉर्मल रेंज से मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, हालांकि मैंने हर एक क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पर ये एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी तीन वैल्यू, ये तीन वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के हिसाब से। हीमोग्लोबिन का तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ही, हीमोग्लोबिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये तीन वैल्यू रेड सेल इंडिसेस वाली एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, रिपीट होती है एग्जाम में, ठीक है। एमसीबी की वैल्यू मैंने पूछी थी आप लोगों से, और चार वैल्यू आपके सामने थी, तो भाई 80 से 100 फेम्टोलीटर, ये अपन ने पढ़ा है। 80 से 100 फेम्टोलीटर जो होता है वो एमसीबी की नॉर्मल रेट होती है, ठीक है। आप लोगों के रिस्पॉन्स की बात करूं तो आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए। इसमें 44 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कुछ कुल 8-10 लोग ऐसे थे जो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, बाकी 44 लोगों ने कहा कि सर 80 से 100 फेम्टोलीटर एमसीबी की नॉर्मल रेंज होती है। बहुत बढ़िया भाई, तो ये बिल्कुल सही रहा आप लोगों का। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। इज अमाउंट ऑफ डेट इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरेज आरबीसी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये बताती है कि हमारी जो एवरेज आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कौन सी चीज है ना। ये डेफिनेशन, ये देखो तीन रेड सेल इंडिसेस हैं हमारी, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी, इनकी डेफिनेशन क्या है ये आप समझ लेना, है ना। तो इसमें अपना जो एवरेज आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन की जब बात होगी तो उसमें दो चीजें होंगी अपनी, पहला अपना एमसीएच और दूसरा होता है अपना एमसीएससी। लेकिन एवरेज आरबीसी की बात करें और उनके अंदर की हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो जो वैल्यू है वो अपनी एमसीएच बताती है ना। एमसीएससी का मतलब क्या है फिर, एमसीएससी का मतलब है कि उसमें कितने परसेंट हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है। परसेंट का मतलब क्या भाई, जैसे अपने अपन से कोई दो तरह के क्वेश्चन पूछे, देखो एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग टाइप से पूछ ले। मान लो 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल में कोई हमसे पूछे उसमें पानी भरा है तो बताओ कितना पानी भरा है। हो सकता है उसमें मतलब 1 लीटर की बोतल है उसमें 700 ml पानी भरा है, तो जब अपन ये बोलेंगे कि वो जो बोतल है उसमें 750 ml पानी भरा है ना, तो वो हमें हमें क्या बताएगा, उसका अमाउंट, एवरेज अमाउंट, है ना। तो एवरेज अमाउंट जो होगा वो अपना एमसीएच बताएगा। लेकिन उसी आदमी ने हमसे ये पूछ लिया कि अब ये बताओ इसमें बोतल में कितने परसेंट पानी भरा है। दोनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। बात एक ही थी, देखो एक ही चीज बता रही दोनों चीजें। अपन ने अभी बोला था कि हाँ उसमें 750 ml पानी भरा है, 750 ml पानी भरा है, इसी को अगर अपन दूसरे शब्दों में बोले तो ये बोलेंगे कि सर इसमें 75% पानी भरा है, 25% ये बोतल बिल्कुल खाली है। तो जब ये परसेंट की बात होगी, 75% पानी भरा है, इसका मतलब अब हम उसमें परसेंटेज बता रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो बताता है हमारा एमसीएससी। ये जो दूसरे नंबर पे वैल्यू आप देख रहे हो एमसीएससी, ये हमको परसेंटेज बताती है, और एमसीएच जो है वो अपने को अमाउंट बताती है ना। जैसे एक बोतल के अंदर 750 ml पानी है, वो हमारा कंसर्न अमाउंट हो गया। 75% पानी है, इसका मतलब वो उसका परसेंटेज हो गया। तो एमसीएससी मतलब परसेंटेज, एमसीएच मतलब उसका अमाउंट। बाकी दोनों जो वैल्यू है वो दोनों के दोनों वैल्यू हमको हीमोग्लोबिन के बारे में आइडिया बताते हैं कि एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है, हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है, दोनों चीजें, है ना। एमसीएच और एमसीएचसी की वैल्यू ज्यादातर एक साथ ही कम होती है, एक साथ ही बढ़ती है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है इसमें भाई,
है ना। और कब बढ़ती है भाई, हाइपोक्रोमिक अगर आरबीसी है, हाइपोक्रोमिक आरबीसी में एमसीएच और एमसीएचसी की वैल्यू कम होगी। हाइपरक्रोमिक की कंडीशन में इनकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन हाइपरक्रोमिक देखो, एनीमिया में अपन ने हाइपरक्रोमिक पढ़ा ही नहीं, एनीमिया होता ही नहीं हाइपरक्रोमिक। कब पड़ेगा भाई, कंडीशन ये उससे क्वेश्चन है, मैंने डाला है आप लोगों से, अपन डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल छोड़ता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीएच। एमसीएच की नॉर्मल रेंज क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में लिखा है 27 से 33 पिकोग्राम, ग्राम पर डीएल, ग्राम परसेंट, ये चार ऑप्शन में थे भाई। और अपन ने यही पढ़ा है, आरबीसी के अंदर, एक एवरेज आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है वो 27 से लेकर 33 है ना। एक एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन ने 29 पिकोग्राम पढ़ा। आप 29 पिकोग्राम को अपने दिमाग में याद रखना कि एक आरबीसी के अंदर, अपने दिमाग में क्या बिठाना, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें 29 पिकोग्राम है। 29 पिकोग्राम को अगर अपन रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 27 से लेकर 33 पिकोग्राम जो होगा वो हमारे एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। एक चीज और, आप इनके यूनिट को ही याद करोगे तब भी कई बार क्वेश्चन में जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पर ऑप्शन में यूनिट अलग अलग जगह हैं। एमसीएच की वैल्यू जो है वो हमेशा पिकोग्राम में होगी, एमसीएच की वैल्यू जो है, एमसीएचसी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा परसेंट में होगी, ठीक है। और एमसीवी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा फेम्टोलीटर में होगी, ठीक है। ये आप यूनिट भी जरूर, आप है ना, वैल्यू के साथ साथ आप यूनिट भी जरूर याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ यूनिट अगर अपन को याद है उससे भी क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। 11वें नंबर का आपका रिस्पॉन्स क्या था भाई, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। 11वें नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हुए थे तीसरे नंबर पे। चलो 12 नंबर पे क्वेश्चन पे आ गया मैं। जितेंद्र ने एक मैसेज लिखा है कि सर पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी में ऊपर और नीचे की परसेंट में होती है। जितेंद्र, ये डाउट सेशन में आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन में समझा नहीं आपका, मैं आपका माइक ऑन करूंगा तब आप पूछ लेना। चलो क्वेश्चन आता है भाई, डिक्रीज वैल्यू ऑफ एमसीएच, एमसीएच की वैल्यू कम कब होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एमसीएच की वैल्यू कम होगी कब, किस कंडीशन में। ऑप्शन देखो आप, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक या फिर माइक्रोसाइटिक। चारों के मतलब आपको मालूम है, मतलब आप आंसर दे पाओगे आराम से। चारों की क्या मतलब है भाई, मैक्रो का मतलब है आरबीसी का साइज बढ़ गया, हाइपोक्रोमिक मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो यही तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एमसीबी की, एमसीएच की वैल्यू कम आ रही है, एमसीएच की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो दूसरा वाला जो आंसर है ना, हाइपोक्रोमिक, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखो आप, हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो ये हाइपरक्रोमिक बेसिकली होता ही नहीं है ना। अपन ने एनीमिया जितने टाइपिंग पढ़े हैं उसमें हाइपरक्रोमिक नहीं पढ़ा है। हाइपरक्रोमिक जब भी होगा तब क्या होगा, आरबीसी जो होगी वो गेंद के टाइप हो जाएगी, स्फेरोसाइटोसिस हो जाएगी, है ना। बाकी चौथे वाले ऑप्शन में लिखा है माइक्रोसाइटिक, इसका मतलब आरबीसी जब छोटे साइज की हो जाती है ना। छोटे साइज में क्या होगा, एमसी भी कम होगा, बड़े साइज में क्या होगा, एमसी भी ज्यादा होगा। एमसी एच जब कम होगा तो हाइपोक्रोमिक, एमसी एच जब ज्यादा होगा तो हाइपरक्रोमिक, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, 12वें नंबर पे। थोड़े कंफ्यूज हुए थे आप लोग, 20 लोगों ने ही सही आंसर दिया था 12वें नंबर क्वेश्चन का। 19 लोगों ने माइक्रोसाइटिक पे चले गए थे। एक बात हमेशा याद रखना, एमसीवी, आरबीसी का साइज सिर्फ एमसीवी बताती है, एमसीएच जो है वो हीमोग्लोबिन बताता है ना। तो बहुत सारे लोगों ने जो चौथा आंसर दिया था पिछली वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इफ हीमोग्लोबिन 15, किसी पेशेंट का, कोई पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन जो है वो 15 है, पीसीबी जो है वो 45 है, तो उसका एमसीएचसी कितना होगा। कैसे कर सकते हैं भाई अपन को इसको कैलकुलेट, है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉर्मूला आ जाएगा इसमें।
MCHC का जब अपन ने फार्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, थ्योरी की क्लास अपन ने पढ़ी है कल, उससे पहले भी अपन ने MCHC जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था। MCHC का जो फार्मूला होता है वो होता है हीमोग्लोबिन बटे PCB, है ना, हीमोग्लोबिन अपॉन RBC, सॉरी हीमोग्लोबिन अपॉन PCB मल्टीप्लाई 100, मतलब अपन हीमोग्लोबिन में PCB को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो जब ये फॉर्मूला आप इनपुट करके देखना, आप रफ रजिस्टर में, रफ कागज पे आप करना, ऊपर आप 15 रखना, नीचे 45 रखना, और फिर उसमें ऊपर 45 रखोगे, ऊपर 15 रखोगे, नीचे 45 रखोगे, तो कटेगा तो कितना आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब 3 को आपको भाग देना है 100 में। जब 100 में आप 3 का भाग दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 33.3, 33.3, है ना। 100 में जब अपन 3 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी अपनी, है ना। मतलब MCHC की जो वैल्यू होगी वो हमारी 33.3 में होगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, MCHC जो होता है वो हमेशा परसेंट में होता है, और परसेंट में होता है इसका मतलब क्या होगा भाई, दूसरे नंबर की वैल्यू हमारी सही होगी, ग्राम पर डीएल में नहीं होगा। ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू पूछी होती तो वो ग्राम पर डीएल में होती, MCHC की वैल्यू जो होती है वो हमेशा परसेंट में होती है, तो दूसरा वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। बाकी तीसरा और चौथा ये कैलकुलेट जब करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या निकल के आई, 33.3, है ना। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए भाई, 22 लोगों का आंसर इसमें सही था 13 नंबर पे। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो ऊपर वाले ऑप्शन पे, 13 लोगों ने पहला आंसर दिया। क्यों दिया भाई 13 आंसर, आप लोगों ने पहला आंसर क्यों दिया भाई? मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, नॉर्मल वैल्यू आप याद रखो तो उसके साथ साथ उसकी यूनिट जरूर याद रखो। MCHC की यूनिट कभी भी ग्राम पर डीएल में नहीं होगी, और इन्होंने MCHC पूछा था तो उसकी जो यूनिट होगी वो परसेंट में होगी। मतलब पहला वाला आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता, दूसरा वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे जिन्होंने तीसरा और चौथा भी दे दिया, तो भाई उसको कैलकुलेट करना है आपको, ऊपर 15 नीचे 45 रखोगे, तो जब काटोगे तो 3 नीचे जाएगा, 3 को आप 100 में भाग दोगे तो हमारी वैल्यू 33.3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, देखो ये मैंने एक बार फिर से खोली आपके सामने, आप देखो MCHC की वैल्यू यहाँ पर परसेंट में है ना, 32 से लेकर 36%, है ना। MCH की वैल्यू पिकोग्राम में है, MCV की वैल्यू फेम्टोलीटर में है, PCB की वैल्यू भी परसेंट में। PCB और MCHC दोनों जो है वो परसेंट में होती है उनकी वैल्यू। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ना ये टेबल से ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, किससे कम हुई किससे ज्यादा हुई और नॉर्मल वैल्यू क्या। देखो CBC में सिर्फ 2 चीजें हैं, CBC के टॉपिक में क्या है टॉपिक भाई, हिंदी में 45 और इंग्लिश में 0.5 लिखी है। मेरे ख्याल से कुछ शमशाद ने एक मैसेज लिखा है। ओके ओके ओके, ठीक है ओके, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, देखो फिर से थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये एक्चुअली बाद में करेक्शन किया था मैंने, तो मैं हिंदी को करेक्ट करना भूल गया। ये टाइपिंग मिस्टेक ही है ना, 45% होना चाहिए PCB, है ना। ऊपर के क्वेश्चन आप इंग्लिश के क्वेश्चन को हमेशा पहले प्रायोरिटी दिया करो, हिंदी का क्वेश्चन आप पहले बाद में देखा करो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको, मतलब ज्यादातर लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो गए हो, है ना, तो मैं ये अपनी मिस्टेक मानूंगा। ठीक है, मैं इसको जब आप लोगों को भेजूंगा तो मैं इसको करेक्ट करके भेजूंगा। ठीक है, चलो वो हिंदी की जो क्वेश्चन है उसमें टाइपिंग की मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इंक्रीज वैल्यू ऑफ MCHC इज फाउंड इन विच कंडीशन। MCHC की वैल्यू जो होगी वो किस कंडीशन में बढ़ेगी, किस कंडीशन में बढ़ेगी। ऑप्शन देखो आप, स्पेरोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे भाई, और 4 ऑप्शन में सही आंसर जो था वो हमारा स्पेरोसाइटोसिस था। क्यों था भाई, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। स्फेरोसाइटोसिस में होता क्या है, पहले अपन थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। स्फेरोसाइटोसिस में हमारी जो आरबीसी होती है वो इनको गेंद की तरह हो जाती है ना। नॉर्मल आरबीसी जो होगी वो हमारी बाइकॉनकेव में होती है, बाइकॉनकेव मतलब दोनों तरफ से दबी हुई रहती है ना। बाइकॉनकेव के बारे में मैंने दाल बाटी में, आप बाटी जो खाते हैं ना उसको याद रखो, आप बाटी को आप बीच में से दबा दोगे तो वो शेप जो होता है वो हमारे आरबीसी का होता है, बाइकॉनकेव।
लेकिन अगर वो फूल के एकदम गेंद हो गई है तो इस कंडीशन को अपन स्पेरोसाइटोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है भाई, इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हीमोग्लोबिन की वैल्यू भले ही बढ़ जाए लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन भले ही उसका बढ़ गया, जब तक हीमोग्लोबिन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा नहीं मिलेगा तब तक वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आरबीसी बाइकॉन्केव होती है वो इसलिए होती ताकि आरबीसी का सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। अगर आरबीसी गेंद के टाइप की बन जाती है तो उसका सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन भले ही कितना ज्यादा हो, हीमोग्लोबिन उतने अच्छे से ऑक्सीजन को ज्यादा बाइंड नहीं कर पाएगा, वो ऑक्सीजन को ज्यादा जोड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन भले ही ज्यादा होता है, ऑक्सीजन को वो ज्यादा कैरी नहीं कर पाता, है ना। तो ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी नहीं कर पाएगा तो पेशेंट को वो एनीमिया वाले सिम्टम्स आएंगे। हीमोग्लोबिन भले ही नॉर्मल है, सिम्टम्स जो आएंगे वो एनीमिया वाले ही आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था कि किस कंडीशन में एमसीएससी बढ़ जाता है। एमसीएससी, देखो अपन ने जितने भी एनीमिया पढ़े हैं, ये टेबल में एक बार खोल दी मैंने आप लोगों के सामने जब अपन ने थ्योरी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था भाई एमसीएस अपन ने? एमसीएससी, कोई भी एनीमिया में एमसीएससी की वैल्यू बढ़ेगी कभी नहीं, या तो नॉर्मल रहेगी या कम होगी, है ना। देखो यहाँ पर आप, एमसीएससी की वैल्यू जब कम होती है तो वो अपना माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। एमसीएससी की वैल्यू नॉर्मल रहेगी तो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में ही अपने माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक तीन तरह के हैं। लेकिन आप देखोगे इस टेबल पे एक चीज फोकस करोगे, आप ये देखोगे कि भाई एमसीएससी की वैल्यू नॉर्मल तो है तीन जगह, बड़ी किसी भी जगह नहीं है, एक जगह कम हुई है, ऊपर सबसे ऊपर की जो वैल्यू थी उसमें कम हुई है। तो ये बढ़ेगी कब? ये कभी भी एनीमिया की कंडीशन में नहीं बढ़ेगी। लेकिन मान लो अपन ने कोई पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन को तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा, लेकिन फिर भी उसको एनीमिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं। एनीमिया में क्या होती है दिक्कत, है ना, चक्कर आ रहे हैं या वीकनेस फील हो रही है। हो सकता है उसकी आरबीसी जो हो वो स्टेरोसाइटोसिस मतलब गेंद टाइप की हो। अगर गेंद टाइप की हो गई तो हीमोग्लोबिन भले ही नॉर्मल होगा, हीमोग्लोबिन के लिए सरफेस एरिया कम मिलेगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो सिम्टम्स होंगे वो एनीमिया वाले ही होंगे। लेकिन स्पेरोसाइटोसिस हमारे एनीमिया की कंडीशन में नहीं आता। एनीमिया जो अपन ने पढ़े हैं ये सारे के सारे में एमसीएससी या तो कम होगा या फिर नॉर्मल रहेगा, ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और आ गया हूं मैं, इसी से मिलता जुलता। 14 नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोग 14 नंबर के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हुए थे। सिर्फ 19 लोगों का ही सही आंसर था, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कंडीशन एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी, इनकी वैल्यू किस कंडीशन में एकदम नॉर्मल रहेगी? ऑप्शन आपके सामने दिए, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया। ये चार ऑप्शन आपके सामने थे कि किस कंडीशन में एमसीबी, एमसीएच और एमसीएसटी तीनों की वैल्यू एकदम नॉर्मल होती है। तो फिर अपन को दोबारा टेबल पे ही जाना पड़ेगा, है ना। टेबल पे जाके ही अपन समझेंगे आंसर जो है वो हमारा एप्लास्टिक एनीमिया है ना। एप्लास्टिक एनीमिया क्यों है भाई, उसको अपन ने टेबल के माध्यम से ही समझेंगे। टेबल को फिर से चलते अपन भाई। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एमसीवी भी नॉर्मल है और एमसीएच भी नॉर्मल है। मतलब हमारा एनीमिया कौन सा है? हमारा एनीमिया जो है वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तीसरे टाइप का एनीमिया, ये वाला एनीमिया हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है भाई, हमारा एमसीवी भी नॉर्मल होता है और एमसीएससी ये भी नॉर्मल होता है। बाकी के ऑप्शन देखो आप, पहले वाले ऑप्शन में एमसीबी कम हो गया, दूसरे एमसीए भी और एमसीएससी दोनों कम हो गए। दूसरे वाला जो है अपना मैक्रोसाइटिक, इसमें एमसीबी बढ़ गया, एमसीएससी नॉर्मल हो गया। इसमें एमसीबी कम हो गया, एमसीएससी नॉर्मल रह गया। क्वेश्चन पूछा है कि दोनों अगर नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है मतलब ये वाला जो एनीमिया है ये कौन सा होगा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। और नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कौन कौन से हो सकते हैं भाई, उनके टाइप भी अपन ने पढ़े हैं। उनके टाइप अपनी है, सिकल सेल एनीमिया, ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। पैनसाइटोपेनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, या फिर किसी को ब्लड लॉस हो गया हो। ये चार तरह के एनीमिया जो है वो हमारे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होते हैं। इन कंडीशन में क्या होता है, एमसीबी भी नॉर्मल आता है,
MCSC भी नॉर्मल आता है, MCV भी नॉर्मल आता है। और आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पे आप जाओगे तो क्वेश्चन में देखोगे भाई साइटोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, ये कोई दूसरे टाइप के एनीमिया हैं। अगर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक की बात करेंगे तो हमारा एप्लास्टिक एनीमिया जरूर ऐसा एक एनीमिया है जो हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है भाई। आप लोगों के रिस्पॉन्स की बात करूं अगर मैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूज हुए आप लोग। 22 लोगों के आंसर बिल्कुल सही हुए। बाकी बहुत सारे लोग, मतलब देखो आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हुए। कुछ लोगों ने साइटोब्लास्टिक दे दिया, कुछ लोगों ने पर्नीशियस एनीमिया दे दिया। सीबीसी टॉपिक वैसे तो बहुत सरल है। देखो सीबीसी के दो पोर्शन हो गए। पहला पोर्शन तो नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू याद करना बड़ा सिंपल है। आप घर की एक दीवार पे चिपका लो और नॉर्मल वैल्यू को याद करते रहो, और उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं है। एक्सप्लेन करना जो है वो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम के हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉर्मल वैल्यू भी और इंटरप्रिटेशन भी। इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है भाई अपन को, तो इंटरप्रिटेशन जरूर आप थोड़ा इसको समझ लेना, समझने वाली चीज है भाई। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता हूं मैं बिल्कुल भी, है ना। तो जो लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूं। आप बार बार ट्रांसक्रिप्शन मत डालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई अपन। विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट। प्रोटीन जो होता है वो कौन से प्रोटीन, सॉरी प्लेटलेट जो होता है वो कौन से प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ऑप्शन देखो आप, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये चार ऑप्शन आपके सामने थे, और आंसर बहुत सारे लोगों ने का आंसर जो था वो इसमें 28 लोगों का आंसर बिल्कुल सही था भाई। फाइब्रिनोजन प्लेटलेट जो होता है वो अपने फाइब्रिनोजन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। देखो प्लेटलेट का क्या काम है आपको मालूम है। प्लेटलेट अपने ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। दो तरह से ब्लीडिंग रोकता है ये। पहला तो ये है कि ये कहीं पे भी अगर कट लग गया है तो पहले सबसे पहले वहां पे प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन बना लेगा ना। हालांकि ये अपन डीपली डिस्कस करेंगे, अब तक कोगुलेशन का टाइम टॉपिक आएगा तो कोगुलेशन में अपन इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था आपको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। प्लेटलेट दो काम करता है, एक तो प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन करता है, उसके अलावा ये फाइब्रोजन प्रोटीन बनाता है जिससे हमारे कोगुलेशन फैक्टर में ये हेल्प, कोगुलेशन के टाइम पे इसका हेल्प होता है ना। तो कोगुलेशन अपन बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं इसको छोड़ के रखता हूँ। 16 नंबर के क्वेश्चन में 28 लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। इसमें भी थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हुए। इंटरप्रिटेशन की एक स्लाइड में शेयर कर दूंगा। ओके सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज। कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन देखो आप। ऑप्शन में लिखा है एप्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्यूट ल्यूकेमिया और ऑल ऑफ द अबव। आंसर अगर अपन देखें तो आंसर में भाई चौथा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें भी कंफ्यूज हो गए आप लोग। 25 लोगों ने दूसरा आंसर दिया। गलत आंसर क्यों है भाई गलत, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने आंसर दिया क्यों। आप लोगों को एक चीज तो मालूम है कि प्लेटलेट जो कम होते हैं उनको अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्लेटलेट अगर कम होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसके लिए ये शब्द हो सकता था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये अपना सही आंसर हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट कम होगा। अब देखो अपन ये तीनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है भाई हमारा, एप्लास्टिक एनीमिया अपन ने कल क्लास में पढ़ा था। एप्लास्टिक एनीमिया में हमारा जो बोन मैरो होता है वो हर तरह की सेल्स को बनाना कम कर देता है। मतलब आरबीसी काउंट भी कम होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम होगा और प्लेटलेट काउंट भी कम होगा। मतलब एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट काउंट भी कम होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो है ही, इसमें तो कोई डिस्कशन करने की वाली बात ही नहीं है। अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो उसी को अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन है एक्यूट ल्यूकेमिया। देखो एक्यूट ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है भाई, किसी को अगर अभी अभी कैंसर हुआ तो उस कंडीशन में हमारी जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल
WBC बनाना ज्यादा चालू कर देती है ना, WBC सेल बहुत ज्यादा बनाएगी। जब वो WBC सेल बहुत ज्यादा बनाएगी तो क्या होगा भाई, स्टेम सेल प्लेटलेट वाली लाइन में नहीं जा पाएगी, प्लेटलेट कम बना पाएगी। तो ल्यूकेमिया की कंडीशन में भी प्लेटलेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब ये तीनों जो कंडीशन है, चाहे एप्लास्टिक एनीमिया का हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का हो या ल्यूकेमिया का हो, तीनों कंडीशन में प्लेटलेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में 23 लोगों का बिल्कुल सही आंसर था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, 25 लोगों का जो आंसर था वो इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था। बाकी एक दो लोगों ने तो एप्लास्टिक एनीमिया ल्यूकेमिया दे दिया। मेरे ख्याल से अपनी क्लास में 5-6 लोग तो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, तुक्के मारने, उनका तो मतलब ये कि तुक्का मारना है हमको। तो 6 लोगों का आंसर इसमें पहला और तीसरा था। पहला और तीसरा भाई क्यों हुआ मुझे नहीं पता, क्यों कंफ्यूज हुआ आप। पैनसाइटोपिनिया भी अपन एप्लास्टिक एनीमिया को कहते हैं। बिल्कुल सही, आशीष ने बिल्कुल सही कहा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। एक दो क्वेश्चन अपन थोड़े अलग हटके डालते हैं डिस्कशन करने के लिए। देखो आप, क्वेश्चन है रेशो प्लेटलेट टू आरबीसी। आरबीसी से प्लेटलेट का जो रेशो है इसको अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन में लिखा था आरबीसी रेशो, प्लेटलेट रेशो, डब्ल्यूबीसी रेशो, या फिर बोथ ए बी। प्लेटलेट से आरबीसी का जो रेशो होता है इसको अपन आरबीसी रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा 13 लोगों के आंसर सही थे। कुछ लोगों ने इसमें बोथ ए बी आंसर दे दिया है। तो भाई ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है एक्चुअली। जब दोनों का अपन को रेशो देखना हो कि आरबीसी और प्लेटलेट दोनों का रेशो कितना है, तो उसको अपन आरबीसी रेशो से बोलते हैं, है ना। तो आरबीसी मतलब इतना ध्यान रखना कि दोनों का रेशो जो होगा वो हमारा आरबीसी रेशो कहलाएगा। ये तो समझ नहीं आया। चलो देखो, अपन को अगर ये देखना हो कि पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है, एप्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए अपन ये देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट भी कम तो नहीं है, आरबीसी काउंट, मतलब आरबीसी काउंट भी कम हो, प्लेटलेट काउंट भी कम हो, डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो, तीनों अगर काउंट है मतलब एप्लास्टिक एनीमिया है ना। एप्लास्टिक एनीमिया को देखने के लिए अपन आरबीसी और प्लेटलेट दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर दोनों का रेशो सही है, मतलब वैल्यू आरबीसी की कम आई है, उसके साथ साथ प्लेटलेट की भी कम है ना, तो जो है वो हमारा आरबीसी रेशो जो होगा वो हमारा नॉर्मल आएगा। कुछ कंडीशन है जिसमें आरबीसी जो रेशो होता है वो बड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलो इसको अपन और कल की क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, जो आरबीसी रेशो में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। हेमेटोलॉजी में एईसी इसका क्या मतलब होता है। एईसी फुल फॉर्म पूछ लिया था एईसी का, और एईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोगों की रिस्पॉन्स की बात करूं तो इसमें जरूर 42 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ज्यादातर लोगों का आंसर इसमें बिल्कुल सही है। कुछ 8-10 लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं, तो सिर्फ जो तुक्के मारने वाले हैं वही लोग इसमें कंफ्यूज हुए भाई। एईसी में क्या करते हैं अपन, इओसिनोफिल काउंट करते हैं। इओसिनोफिल काउंट जो अपन करते हैं वो एब्सोल्यूट रहता है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट उसके लिए अपन बोलते हैं। चलो 1 मिनट, अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेटिकुलोसाइट इज इंक्रीज। कौन सी कंडीशन में रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। रेटिकुलोसाइट कब बढ़ेंगे, रेटिकुलोसाइट तभी बढ़ेंगे जब अपना जो बोन मैरो है वो बहुत ज्यादा आरबीसी बनाने की कोशिश करे। ऐसा कब होगा, जब अचानक से आरबीसी बहुत कम हो जाए, उस कंडीशन में ही जो हमारा जो बोन मैरो होता है वो जल्दी जल्दी आरबीसी बनाने का काम करेगा। तो ये 4 ऑप्शन थे, इन चारों में से हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब कभी आरबीसी बहुत ज्यादा टूट जाए किसी वजह से, उस कंडीशन में हमारा जो बोन मैरो होता है वो जल्दी जल्दी आरबीसी बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में, हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में रेटिकुलोसाइट जो काउंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के आंसर देखूं मैं, आप लोगों के आंसर में 25 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसमें भी थोड़े कंफ्यूज हुए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई सीबीसी का इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। 50 में से करीब 25-30 लोग हैं जिन्होंने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है। पढ़ने वाला है ही नहीं भाई, समझने वाला टॉपिक है ये इंटरप्रिटेशन, है ना।
अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो अपन थोड़ा बहुत अपन जरूर और डिस्कस करेंगे। टॉपिक अपने आगे और भी ऐसे आएंगे जिनमें अपना इंटरप्रिटेशन चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट इन न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में रेटिकुलोसाइट कितना होता है? ऑप्शन थे आपके पास 0.2 से लेकर 2 से 6, 9 से 11, 11 से 20। सही आंसर हमारा दूसरा वाला जो था वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें भी कंफ्यूज हुए आप लोग, 24 लोगों के बिल्कुल सही आंसर थे। जो लोग कंफ्यूज हुए पहला वाला आंसर दिया भाई, 21 लोगों ने पहला आंसर दिया। भाई पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लिया करो। क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी। देखो न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी भी बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं, रेटिकुलोसाइट भी बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा मतलब उनकी जो नॉर्मल रेंज होगी वो 0 पॉइंट, देखो ऊपर जो पहले नंबर पे जो ऑप्शन लिखा है, ज्यादातर लोगों ने 21 लोगों ने पहला आंसर दिया है, 0.2 से लेकर 2.0 एडल्ट में रेटिकुलोसाइट होते हैं। अपन लोगों की बात करेंगे तो अपन लोगों में रेटिकुलोसाइट जो होंगे वो 0.2 से 2 तक होंगे। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में 2 से लेकर 6% रेटिकुलोसाइट होते हैं भाई। मैंने कहा भाई कुछ वैल्यू ऐसी है उनको आप न्यूबॉर्न बेबी का भी याद रखो, एडल्ट में भी याद रखो और न्यूबॉर्न बेबी का भी याद रखो। उसमें हीमोग्लोबिन अपना हो गया है, वो याद रखो आप। रेटिकुलोसाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलोसाइट तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। न्यूबॉर्न बेबी में रेटिकुलोसाइट 2 से लेकर 6% होता है। इसमें भी आप कंफ्यूज हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पर आता हूं मैं, ईएसआर। ईएसआर किस तरह का टेस्ट है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो समझने वाला क्वेश्चन है ये। ईएसआर किस तरह का टेस्ट है? प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, कंफर्मेटरी, ये 3 ऑप्शन में से आपको आंसर देना था भाई। क्या मतलब होता है प्रोग्नोस्टिक का? मतलब होता है हमको सिर्फ ये मालूम करना हो कि बीमारी सही हो रही है कि और बढ़ रही है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हमको ये मालूम करना होता है कि इसको बीमारी कौन सी है। कंफर्मेटरी का मतलब होता है कि किसी को हमको मालूम तो चल गया कि बीमारी है, लेकिन हमको और अच्छे से कंफर्मेशन करना है। ये 3 तरह के टेस्ट अपन ज्यादातर लेबोरेटरी में करते हैं, है ना। लेबोरेटरी में अपने जो टेस्ट होते हैं या तो प्रोग्नोस्टिक होते हैं या डायग्नोस्टिक होते हैं या कंफर्मेटरी होते हैं, है ना। ईएसआर इनमें से जो है वो प्रोग्नोस्टिक है। प्रोग्नोस्टिक मतलब अपन किसी का ईएसआर लगाएंगे तो उससे अपन को ये मालूम नहीं चल पाता कि उसको बीमारी कौन सी है। अगर किसी का सिंगल, मतलब किसी का सिंगल अपन ने सैंपल लिया, ईएसआर लगाया, ईएसआर उसका बहुत बड़ा भी आया, मान लो ईएसआर बड़ा हुआ आया भी है, तब भी अपन को मालूम नहीं चलेगा कि उसको क्या बीमारी हुई है। ये सिर्फ अपन को ये मालूम कर पाएगा भाई उसको बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ उसको हुआ है। अब मान लो किसी का ईएसआर पहले 50 था, 1 महीने बाद फिर दोबारा ईएसआर लगाया और 50 की जगह पे उसका ईएसआर 25 हो गया, इसका मतलब उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो गई है। तो ये ईएसआर अपन को यही बताता है ना। खासतौर पे टीबी वाले जो बीमार, टीबी वाले जो पेशेंट होते हैं, उनको अगर टीबी की का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो उसका ईएसआर बड़ा हुआ आता है। उनको अगर टीबी में बहुत ज्यादा फायदा लगता है तो उसका ईएसआर जो होता है वो नॉर्मल आ जाता है ना। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, कुछ टेस्ट होते हैं इनमें अपन को बीमारी का मालूम चल जाता है। जैसे अपन HbSAg, HIV के कार्ड लगाते हैं ना, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे। हाँ ये अपने प्रोग्रेस, ये अपने मतलब प्रोग्नोस्टिक का मतलब ऐसा है कि ऐसे टेस्ट जो हमको प्रोग्रेस बताती है कि इनमें पेशेंट को प्रोग्रेस कितनी हुई है, मतलब पेशेंट जो है वो कितना ठीक हो रहा है। डायग्नोस्टिक का मतलब है अपन को बीमारी मालूम चले। जैसे मान लो अपन ने किडनी फंक्शन टेस्ट किया, तो किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट अगर बहुत बढ़िया है, इसका मतलब हमको मालूम चल जाएगा कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही। या अपन ने कार्ड से HIV लगाया और HIV किसी का पॉजिटिव आया, मतलब वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब मान लो HIV में भी किसी का अपन ने लगाया पॉजिटिव आया और उसको कंफर्मेशन करना हो, तो कंफर्मेशन करने के लिए अपन HIV में आपको मालूम है भाई वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेशन टेस्ट होता है उसका, है ना। तो किसी का HIV पॉजिटिव भी आ गया तो कंफर्मेशन करना हो तो वेस्टर्न ब्लॉट लगाते हैं, वो अपना कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया ना। जैसे मान लो टीबी में अपन बात करें, टीबी में मान लो किसी का स्पूटम AFB लगाया तो वो उसी का पॉजिटिव आया तो वो अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। लेकिन उसको और ज्यादा कंफर्मेशन करना हो अपन को टीबी को, तो उसके लिए और टेस्ट भी होते हैं। CB नॉट होता है, एक T नॉट होता है टीबी के लिए, है ना। तो ये जो टेस्ट है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है।
किसी की टीबी पॉजिटिव आ गई तो वो कंफर्मेशन देखने के लिए अपन सीवी नाट, ट्रू नाट या फिर और भी इग्रा टेस्ट करके भी कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलो वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में संजय अभी बात नहीं करेंगे अपन, वो अपना माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि इस तरह से कंफर्मेटरी टेस्ट अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना द प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल। किसी के ब्लड में अगर सिकल सेल है तो वो क्या करेंगे, वो रोलेक्स फॉर्मेशन उनसे ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, या फिर उनका ईएसआर कम होगा या ज्यादा होगा, है ना। क्वेश्चन में दो जगह पे डेड डैश है, तो ये दो जगह की डेड डैश में क्या आएगा, दो जगह की डेड डैश में प्रिवेंट आएगा या एसिलेट, मतलब पहले वाले डेड डैश में प्रिवेंट आएगा कि एसिलेट आएगा, दूसरे वाले में हाई आएगा या लो आएगा, ये आपको बताना था। तो जब अपन सिकल सेल की बात करेंगे भाई, सिकल सेल में क्या होता है भाई, रोलेक्स जो होती है वो बन नहीं पाते। रोलेक्स क्या होता है अपन ये थोड़ा समझते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है भाई, आरबीसी जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ जाती है। देखो हम जब ईएसआर लगाते हैं तो ईएसआर में सबसे पहले रोलेक्स होगा, है ना। ईएसआर की 3 स्टेज होती है। एक दो स्टूडेंट ने बोला भी था सर इसको डिस्कस कर लेना आप क्लास में, तो अपन ने एमसीक्यू क्लास में मैंने इसको डाल दिया। ईएसआर की 3 स्टेज होती है, पहला होता है अपना रोलेक्स फॉर्मेशन, दूसरा होता है सेटिंग और तीसरा होता है पैकिंग, है ना। रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारी जो आरबीसी है वो एक दूसरे के ऊपर बैठती है। जैसे आप यहाँ पे 2 नंबर की इमेज देखो, 2 नंबर की इमेज में आप देखोगे आरबीसी एक दूसरे के ऊपर बैठ रही है। करीब 8 से लेकर 12 तक की आरबीसी एक दूसरे के ऊपर बैठती है, तो इसको अपन बोलते हैं रोलेक्स, रोलेक्स फॉर्मेशन, है ना। अगर किसी के पेशेंट की आरबीसी सिकल सेल में है, सिकल सेल अगर है तो उनमें रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं बन पाता। रोलेक्स नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, उनका ईएसआर जो होगा वो कम आएगा। मतलब अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था इसमें दूसरा वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिकल सेल जो होती है वो रोलेक्स को प्रिवेंट करती है और ऐसी कंडीशन में ईएसआर जो होता है वो कम आता है। आप लोगों को रिस्पॉन्स की बात करूं भाई, इसमें बहुत कंफ्यूज हुए आप लोग। सिर्फ 13 लोगों के ही आंसर सही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन में आप लोगों को रही। 13 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर दिया कि वो प्रिवेंट तो करता है लेकिन ईएसआर बड़ा होगा। भाई रोलेक्स जितना ज्यादा होता है ईएसआर उतना ज्यादा होता है। अगर वो प्रिवेंट कर रहा है मतलब ईएसआर क्या होगा हमारा, कम आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ईएसआर कौन सी बीमारी में ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ये हमारा क्वेश्चन था 24 नंबर का। और भाई थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर चुका था आपको, ये टीबी की कंडीशन में ईएसआर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है ट्यूबरकुलोसिस के टाइम पे। बाकी कैंसर, मलेरिया, पोलियो इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ता है, ये बात भी सही है। बॉडी में कहीं पे भी कोई भी इंफेक्शन हो, इंफ्लामेशन हो, ईएसआर तो थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है ये, है ना। क्यों होता है इसके पीछे अभी तक कोई थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छी आई नहीं है, लेकिन ये ऐसा देखा गया है जो भी टीबी वाले पेशेंट होते हैं उनका ईएसआर बहुत ज्यादा बड़ा आता है। जैसे जैसे टीबी ठीक होती जाती है उनका ईएसआर नॉर्मल लेवल पे आता रहता है। इस क्वेश्चन में 35 लोगों के आंसर बिल्कुल सही हुए। बहुत सारे लोगों ने मलेरिया आंसर दिया। मलेरिया भाई, मलेरिया में ईएसआर बड़ा थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता मलेरिया में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद अपन क्लास को ओवर करेंगे। आज की क्लास मुझे नहीं लग रहा था इतना लेंथी होगी, फिर भी हो गई। मुझे लग रहा था कि आज की क्लास में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छे होंगे, ज्यादातर लोगों के सही आंसर होंगे, लेकिन बहुत रिस्पॉन्स आप लोगों की देखूं तो बहुत कम नंबर आए आप लोगों के सभी के। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स ये कलर टेस्ट है ना। कलर इंडेक्स में होता कुछ नहीं है, हीमोग्लोबिन अपना जितना आया उसमें अपन आरबीसी से भाग दे देते हैं, तो ये अपना कलर इंडेक्स कहलाता है ना। तो कलर इंडेक्स कई जगह पर डॉक्टर कलर इंडेक्स लिख के भेज देते हैं, भाई कलर इंडेक्स बताओ। कुछ नहीं करना, अपना जो हीमोग्लोबिन है उसमें अपन आरबीसी का भाग दे दो तो वो अपना कलर इंडेक्स निकल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। कलर इंडेक्स की भी नॉर्मल वैल्यू है लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत आप एक बार पढ़ के रखना, बाकी इनफ है आपके लिए, है ना। तो ये थे हमारी आज की क्लास। 25 नंबर पे मैं आप लोगों की रिस्पॉन्स की बात नहीं करूंगा, फिर भी 11 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन अपना थोड़ा डीप वाला रहता है, लेवल एग्जाम के लेवल से थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है, तो उसी का कलर इंडेक्स स्टेट लेवल के एग्जाम के में तो पूछने के चांसेस बहुत कम है, नहीं आ सकता।
18 नंबर के क्वेश्चन को रिपीट करूं, ऐसा संजय ने बोला है। चलो अब आप लोगों के जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मैसेज के थ्रू मुझे डाल दो। माइक में ऑन नहीं कर रहा, माइक ऑन करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा खिचड़ी बनने लगती है। या एक बार मैं चलो मैं माइक ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैंने माइक ऑन कर दिए आप लोगों के, आप माइक ऑन करके आप मतलब परमिशन दे दी आप माइक ऑन करके। कोई डाउट है? सर रोलेक्स फॉर्मेशन वही एक बार बता दीजिए। दिख रहा हो और बताओ। चलो 2 डाउट आए हैं अभी तक। पहला डाउट 18 नंबर के क्वेश्चन से था, अपना रेशो से, है ना। मैं एक बार फिर से आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं। चलो पहला डाउट संजय का था कि सर वो 18 नंबर का क्वेश्चन रिपीट करो। तो संजय कल की क्लास में मैं उसको थोड़ा डीपली लूंगा, आरबीसी रेशो को आज फिलहाल छोड़ के रखो। कल भी अपनी एमसीक्यू की क्लास रहेगी। एमसीक्यू में मैंने देखो थ्योरी में मैंने एक साथ 2 टॉपिक पढ़ाए थे, लेकिन एमसीक्यू में दोनों की क्लास मैंने अलग अलग कर दी है। आज मैंने सीबीसी रखा था, कल मैं एनिमे टाइपिंग रखूंगा, है ना। तो एनिमे टाइपिंग में एक आध क्वेश्चन मैं वो आरबीसी रेशो से कर दूंगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो फिलहाल 18 नंबर को आप छोड़ के रखो। बाकी एक रोलेक्स फॉर्मेशन से डाउट आया था, तो रोलेक्स फॉर्मेशन में होता क्या भाई, अपन ESR लगाते हैं तो शुरुआत में आरबीसी एक के ऊपर इकट्ठी होती है, एक के ऊपर एक इकट्ठी होती है। करीब 8 से लेकर 10 आरबीसी एक के ऊपर इकट्ठी होती है, इसको अपन रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन जितना ज्यादा होता है ESR उतना ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक साथ जब 8-10 आरबीसी इकट्ठी हो जाती हैं तो वो ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ जाएंगी, स्पीड में नीचे की तरफ जाएंगी तो ESR की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो ये अपन जब भी ESR लगाएंगे तो शुरुआत में आरबीसी एक दूसरे एक के ऊपर एक बैठेंगे। शुरुआत में क्या होंगी, आरबीसी एक के ऊपर एक इकट्ठी होंगी तो उसको अपन रोलेक्स बोलेंगे। बाद में ये रोलेक्स जो बने हैं वो नीचे बैठेंगे, उसको अपन सेटिंग बोलेंगे। फिर जो नीचे बैठेंगे उसको आखिरी में जाकर वो क्या होता है, पूरे पैक हो जाते हैं। तो ये 3 स्टेज अपनी आरबीसी की होती है। चलो भाई, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। अब आपके कोई और डाउट रहे तो आप ग्रुप पे मैसेज डालना। कल भी अपनी एमसीक्यू की क्लास रहेगी, कल भी बिल्कुल सेम रहेगा। 5:30 बजे मैं आपको लिंक भेजूंगा क्वेश्चन की। 6:05 तक जिन लोगों के पेपर सबमिट हो जाएंगे, जैसे आज 52 लोगों के पेपर सबमिट हो गए थे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के नंबर डिस्कस नहीं कर पाया, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको बाद में एडिट करके मैं आप लोगों को नंबर भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में और डिस्कशन रहेगा, आज की क्लास में ओवर करता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल। जय हिंद।